नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों में रुचि बनाकर विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में समझते हैं एससीआर के टर्न ऑन मेथड्स को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक 4 अल्टरनेट पी एन डोपिंग पी और एन डोपिंग के और 3 जंक्शंस J1 J2 J3 वाले 3 टर्मिनल एनोड गेट और कैथोड डिवाइस थायरिस्टर की वर्किंग को हम 2 ट्रांजिस्टर के मॉडल से या 2 ट्रांजिस्टर के एनालॉजी से समझ सकते हैं। इस 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में एक थायरिस्टर को ऐसे 2 ट्रांजिस्टर माना जा रहा है जो आपस में बैक टू बैक एक जोड़े के रूप में कनेक्टेड है, एक कॉम्प्लीमेंट्री रीजनरेटिव स्विच के तौर पे। अगर हम एक थायरिस्टर के बीच के जंक्शन J2 के दोनों लेयर्स को यहाँ बीच में 2 भागों में काट लें तो हम इसे एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर जैसे समझ सकते हैं। अगर एक थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है यानी उसका एनोड टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो इस PNP ट्रांजिस्टर का जो P भाग एमीटर है वो भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और एक फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर में कैथोड टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो इस NPN ट्रांजिस्टर का ये जो कैथोड टर्मिनल एमीटर हो गया ट्रांजिस्टर का वो भी नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। इस स्थिति में थायरिस्टर के J1 जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होना और J3 जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होना बता रहा है कि इस PNP ट्रांजिस्टर में J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और इस NPN ट्रांजिस्टर में J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। और ये जो J2 जंक्शन है जो दोनों ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ है वो थायरिस्टर की फॉरवर्ड बायसिंग में रिवर्स बायस रहेगा। तो आप देखेंगे कि इस PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और ये जो कलेक्टर टर्मिनल बना है दूसरी P वो बेस के साथ J2 जंक्शन रिवर्स बायस बना रहा है। यही बात NPN ट्रांजिस्टर के लिए सही है जिसका एमीटर के साथ बना हुआ जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर के साथ बना हुआ जंक्शन J2 रिवर्स बायस है। एक थायरिस्टर के 2 ट्रांजिस्टर रू का अगर तुल्य परिपथ बनाएं तो हम देखते हैं कि यह है PNP ट्रांजिस्टर और ये दूसरा NPN ट्रांजिस्टर इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं कि एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिरा दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ रहा है। इस PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर NPN ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल हो गया है और इस NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिरा दूसरे PNP ट्रांजिस्टर के बेस से बैक टू बैक कनेक्ट हो रहा है रीजनरेटिव फीडबैक्स के लिए। थायरिस्टर का एनोड सिरा इस PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर है और थायरिस्टर का कैथोड सिरा इस NPN ट्रांजिस्टर का एमीटर है। जब हम थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये दोनों PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करेंगे। यहाँ ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम एक थायरिस्टर का वर्किंग ट्रांजिस्टर की एनालॉजी से समझ रहे हैं लेकिन एक ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन एक थायरिस्टर की कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट से काफी अलग होता है और 2 ट्रांजिस्टर को इस तरह से आप इंटरकनेक्ट करके एक थायरिस्टर जैसी वर्किंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक ट्रांजिस्टर को 2 डायोड से समझते हैं लेकिन 2 डायोड को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता तो इसी तरह से 2 ट्रांजिस्टर के मिलान से एक थायरिस्टर नहीं बनाया जा सकता। जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है तो इस PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और थायरिस्टर का कैथोड इस NPN ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ऐसी स्थिति में दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है। और अगर हम इनके ऑपरेशंस को कॉमन बेस मोड में समझें तो एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, कॉमन बेस करंट गेन और कॉमन बेस मोड में जो लीकेज करंट है उनके बीच में दोनों ट्रांजिस्टर के रिलेशन पहले ट्रांजिस्टर के लिए और दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए ये स्वरूप आ गया है। यहाँ ये पहले ट्रांजिस्टर का जो एमीटर करंट है वो एनोड करंट है और ये जो दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट है वो कैथोड का करंट है। और ICBO1 जंक्शन J2 पर पहले ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर में रिवर्स लीकेज करंट है। ये वो कलेक्टर करंट है जो कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर में तब आएगा जब एमीटर पे करंट 0 हो या एमीटर टर्मिनल ओपन हो। इसी तरह से ICBO2 उसी जंक्शन J2 की जो दूसरी तरफ है
जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हिस्सा बना है, उस एनपीएन ट्रांजिस्टर में रिवर्स लीकेज करंट है जो कॉमन बेस मोड में इस ट्रांजिस्टर में अगर कैथोड एमीटर टर्मिनल को ओपन कर दिया जाए तो यहाँ कलेक्टर में बना हुआ करंट है। अल्फा 1 पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस मोड में करंट गेन है और अल्फा 2 इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस मोड में करंट गेन है। और दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर करंट है, पहले ट्रांजिस्टर पीएनपी का यहाँ कलेक्टर करंट अपने एनोड एमीटर करंट के साथ क्या रिलेशन रख रहा है और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो ये कलेक्टर करंट है वो अपने एमीटर कैथोड करंट के साथ क्या रिलेशन रख रहा है, ये यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हमने बताए हुए हैं। अगर इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के क्षेत्र भाग में किरचॉफ का करंट लॉ लगाया जाए तो यहाँ एनोड पर इनकमिंग करंट, यहाँ पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आउटगोइंग करंट, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है तो उसके कलेक्टर करंट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एनोड करंट पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के योग के बराबर है। हम दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को ऊपर इक्वेशन 1 और 2 से अगर रिप्लेस करें तो एनोड करंट को एनोड और कैथोड करंट के टर्म्स में दोनों ट्रांजिस्टर के करंट गेन और यहाँ जंक्शन J2 पर जो टोटल लीकेज करंट है पहले ट्रांजिस्टर का और दूसरे का, उसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कॉमन बेस मोड में इस पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट का अल्फा 1 टाइम्स, जहां अल्फा कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, और यहां जंक्शन J2 के पीएनपी ट्रांजिस्टर भाग में जो लीकेज करंट हो रहा है उसका जोड़ है। इसी तरह से दूसरे एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो कलेक्टर करंट है वो ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट का अल्फा टाइम्स और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रभाग में जो J2 जंक्शन पे लीकेज करंट हुआ है उसका योग हो गया है। यहाँ ICBO1 और ICBO2 का जोड़ जंक्शन J2 पर टोटल लीकेज करंट है और हमें पता है कि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार ये एनोड करंट इन दोनों कलेक्टर करंट के योग के बराबर है। और हमें मालूम है कि अगर गेट पे हम सिग्नल देते हैं तो एनोड करंट और गेट करंट का टोटल किरचॉफ के नियमानुसार कैथोड करंट होगा। अगर कैथोड करंट की जगह एनोड करंट और गेट करंट का सम लिख देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन 3 का परिवर्तित रूप है वो ये स्वरूप आ गया है। और यहाँ एनोड करंट की सारी टर्म्स को अगर हम एक साथ करते तो यहाँ 1 ये टर्म उधर जाकर माइनस अल्फा 1 और यहाँ अल्फा 2 A2 उधर जाकर माइनस अल्फा 2 टर्म्स हो जाती, और इस करंट का ये जो मल्टीप्लायर है वो अगर हम बाकी बची हुई टर्म्स के डिवीजन में ले आते हैं तो एनोड करंट का स्वरूप जंक्शन J2 के लीकेज करंट और गेट पर दिए गए करंट के साथ दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस मोड में करंट गेट के साथ ये रिलेशनशिप रखता है। हम समझेंगे कि थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब गेट पे सिग्नल नहीं है और एनोड और कैथोड के बीच में थायरिस्टर की अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर से कम है तो दोनों ट्रांजिस्टर मॉडल के जो करंट गेन का सम है वो बहुत कम 0.1 के आसपास है। और ऐसी स्थिति में हमारे परिपथ में एनोड करंट लीकेज करंट के सन्निकट है, लेकिन अगर टर्न ऑन प्रोसेस कर दिया जाता है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर के करंट गेन का सम नियरली 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर फंक्शन बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण हमारा एनोड करंट लीकेज करंट या गेट करंट से कई हजार गुना ज्यादा होकर सेल्फ लैच थायरिस्टर कंडक्शन मोड में चला जाएगा। जरा सारी बातों को समझ लेते हैं। किसी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस करंट गेन अल्फा एमीटर करंट के चेंज का वो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कलेक्टर करंट के चेंज के रूप में प्राप्त हो जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एमीटर करंट का कितना हिस्सा कलेक्टर करंट के रूप में किसी ट्रांजिस्टर में प्राप्त हो जाता है वो उसका कॉमन बेस करंट गेन अल्फा है। एक टिपिकल ट्रांजिस्टर में बेस की साइज और डोपिंग काफी कम रखी जाती है तो एमीटर की डोपिंग ज्यादा होने से जो एमीटर का मेजॉरिटी डिफ्यूजन है वो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में ड्रिफ्ट होकर 95 से 99% पहुंच जाता है। तो कॉमन बेस करंट गेन की टिपिकल वैल्यू एक सामान्य ट्रांजिस्टर के लिए 0.95 से 0.99 के आसपास होती है, लेकिन जब हम थायरिस्टर बनाते हैं तो यहाँ इस N साइड में या इस P साइड में विड्थ कम नहीं है, डोपिंग भी मॉडरेट है, तो इस एमीटर के अधिकांश कैरियर यहाँ बीच के जोन में रिकम्बाइन होंगे। भले ये एक्टिव मोड में है, यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग है J1 जंक्शन और J2 रिवर्स बायस है, तो
यहाँ जो डिफ्यूजन का जो शेयर है वो रिकम्बाइन होकर यहाँ इस कलेक्टर पी प्रभाग में बहुत कम पहुंचेगा और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के जो ट्रांजिस्टर प्रारूप है उसमें ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम है वो बहुत कम 0.1 के आसपास होगा अगर एनोड में करंट बहुत कम है या गेट पे कोई सिग्नल नहीं लगाया हुआ है। अगर थायरिस्टर के इस 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में दोनों ट्रांजिस्टर पीएनपी का करंट गेन अल्फा 1 और एनपीएन का करंट गेन अल्फा 2 का सम बहुत कम है 0.1 के आसपास, तो ऐसी स्थिति में एनोड का जो सर्किट करंट है वो लीकेज करंट की कोटि का होगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर हम एनोड करंट को इंक्रीज कर देते हैं, चाहे वो जंक्शन J2 पर टोटल लीकेज करंट बढ़ाकर हो या गेट पर कोई सिग्नल करंट भेजने से हो, और किसी कारण से अगर एनोड करंट या कैथोड करंट इंक्रीज होता है तो ज्यादा कैरियर जब J1 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ बीच के N प्रभाग में रिकॉम्बिनेशन की प्रतिशत मात्रा घट जाएगी और अधिक प्रतिशत मात्रा के आवेशवाहक यहाँ कलेक्टर P भाग में पहुंचेंगे, या हम कहेंगे कि अल्फा 1 का मान बढ़ गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर कैथोड करंट इंक्रीज कर दिया जाएगा तो यहाँ कलेक्टर करंट का शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा और अल्फा 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम पाते हैं कि अगर एनोड या कैथोड करंट को या सर्किट के करंट को बढ़ाते हैं या इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट्स को बढ़ाते हैं तो हमारा जो करंट गेन का सम अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो बहुत तेजी से बढ़कर लगभग 1 के पास आ जाएगा। और अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान लगभग 1 है तो ये जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो 0 तुल्य हो गया है और ये करंट एमीटर करंट या सर्किट का एनोड करंट लीकेज करंट या गेट करंट से हजारों गुना ज्यादा हो जाएगा और हमारा थायरिस्टर सेल्फलेस कंडक्शन मोड में ट्रिगर हो जाएगा। जब हम एनोड और कैथोड के बीच में थायरिस्टर की अप्लाइड वोल्टेज को फॉरवर्ड बायसिंग में इंक्रीज करते हैं तो J1 और J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस है, तो सारी अप्लाइड वोल्टेज इस रिवर्स बायस J2 जंक्शन पर आती है और वो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट को बढ़ाएगी और इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी लीकेज करंट इंक्रीज होगा। ध्यान रहे ICBO1 और ICBO2 अलग अलग आधे आधे प्रभाग में हुए लीकेज करंट का सम यहाँ जंक्शन J2 का टोटल लीकेज करंट है। अगर ट्रांजिस्टर 1 पीएनपी में लीकेज करंट बढ़ता है तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ इस P भाग का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर बीच के बेस N भाग में आ गया है, जहाँ ये मेजॉरिटी के तौर पे फॉरवर्ड बायस J1 जंक्शन में डिफ्यूज होकर एनोड करंट को इंक्रीज करेगा। और अगर P से ज्यादा इलेक्ट्रॉन N भाग में आएंगे तो वो इस P भाग के मेजॉरिटी होल को ज्यादा मात्रा में यहाँ रीजनरेट करके खींचेंगे और ऐसी स्थिति में यहाँ का एनोड करंट इस लीकेज करंट से भी ज्यादा हो जाएगा और ये रीजनरेटिव प्रोसेस अल्फा 1 का मान लगातार बढ़ाता हुआ एनोड करंट को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। यही बात हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कह सकते हैं। जब इस N का माइनॉरिटी होल J2 जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट होगा तो वो यहाँ बीच के बेस भाग में मेजॉरिटी के तौर पे इस फॉरवर्ड बायस J3 जंक्शन में डिफ्यूज हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये लीकेज करंट न केवल कैथोड करंट बनाएगा, वो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डिफ्यूज कराकर कैथोड करंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा और एक रीजनरेटिव एक्शन से लगातार अल्फा 2 की वैल्यू बढ़ेगी अगर हम कैथोड करंट को इंक्रीज करते हैं। जब एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज के पास लिया जाया जाता है तो यहाँ एनोड करंट लीकेज करंट के इंक्रीज से लैचिंग लेवल पर आ जाता है और लैचिंग लेवल के पास यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 का इंक्रीज अमाउंट नियरली 1 हो जाएगा एक सम, और ऐसी स्थिति में करंट का लीकेज करंट से हजारों गुना ज्यादा होना एक डिवाइस के अंदर रीजनरेटिव एक्शन है और इसी को हम फॉरवर्ड वोल्टेज टर्न ऑन या ट्रिगरिंग कहते हैं थायरिस्टर की। लेकिन ध्यान रहे एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज को ब्रेकओवर वोल्टेज तक लाना और लीकेज करंट को पर्याप्त समय देकर ऐसी लैचिंग लेवल पर लाते समय J2 जंक्शन पे प्रोड्यूस्ड हीट डिवाइस का टेम्परेचर उसकी सहन शक्ति से ज्यादा करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए हम अक्सर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से टर्न ऑन या ट्रिगरिंग को अवॉइड करते हैं और डिवाइस पे ऑपरेटिंग वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच में अक्सर फॉरवर्ड ब्रेकओवर से कम रखते हैं। थायरिस्टर में जंक्शन J2 पर रीजनरेटिव एक्शन या एनोड करंट के इंक्रीज होने से 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के करंट गेन के सम का एनोड करंट इंक्रीज होने के साथ इंक्रीमेंट
पॉइंट समझ लेते हैं। जब एनोड करंट इंक्रीज होगा तो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के जंक्शन J1 पर डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा और P के डिफ्यूज्ड मेजॉरिटी N में माइनॉरिटी के तौर पे ड्रिफ्ट होकर कलेक्टर में आएंगे और जब ये आवेशवाहकों का शेयर बढ़ेगा तो यहाँ कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा और इससे यहाँ रिकॉम्बिनेशन के संभावनाएं घटेगी और हमारा अधिक अंश जब कलेक्टर में पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि अल्फा 1 इंक्रीज हो गया। इसी तरह से कैथोड करंट के इंक्रीज होने से इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का अल्फा 2 इंक्रीज होगा और हम समझ सकते हैं कि अगर सर्किट में एनोड करंट इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम इंक्रीज हो रहा है। अगर ये सम नियरली 1 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रीजनरेटिव एक्शन स्टार्ट हो जाएगी और सर्किट का करंट कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी ये डिवाइस खो देगा। इसकी चारों परतों में आवेशवाहकों का फैलाव होने से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी और अब एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस सर्किट के करंट को कंट्रोल करेगा। एक थायरिस्टर का टर्न ऑन प्रोसेस अल्फा 1 और अल्फा 2 के सम को रीजनरेटिव एक्शन से नियरली 1 करना हुआ कि अगर एक बार थायरिस्टर कंडक्शन प्रोसेस में चला गया है तो उसे वापस टर्न ऑफ करने का बस एक ही तरीका है कि हम एनोड करंट को होल्डिंग करंट से भी कम कर दें। जब हम एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करेंगे तो इन बीच की लेयर्स में यहाँ इस N भाग में और इस P भाग में रिकॉम्बिनेशन करने की प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, आवेशवाहक कम होंगे और यहाँ जंक्शन J2 रीजनरेट होगा और हमारी अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम एक बार फिर लोअर वैल्यूज पर आ जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे सिर्फ लीकेज करंट थायरिस्टर में फ्लो होगा और थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। समझते हैं थायरिस्टर की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से सबसे महत्वपूर्ण गेट ट्रिगरिंग को। ये संभव है एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करना एक पॉजिटिव गेट करंट देकर, भले ही हमारा एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम है और लीकेज करंट का मान भी ज्यादा नहीं है। हम कम अप्लाइड वोल्टेज और लीकेज करंट की स्थिति में भी गेट पे सफिशिएंट लार्ज करंट को फ्लो करके और डिवाइस को टर्न ऑन या ट्रिगर गेट की मदद से कर सकते हैं। जब हम गेट और कैथोड के बीच में अलग से फॉरवर्ड बायसिंग करके गेट के सर्किट में करंट को इंजेक्ट करते हैं तो ये करंट इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस का करंट बनता है। इस एनपीएन प्रारूप के ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा 2 एक से अधिक होने के कारण यहाँ जो गेट करंट बेस पे आया उससे अधिक मात्रा का करंट यहाँ कलेक्टर में इंक्रीज हो जाएगा और कलेक्टर और बेस का करंट का टोटल यहाँ कैथोड करंट इंक्रीज अमाउंट में आ जाएगा और कैथोड करंट बढ़ने से हम कह सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन अल्फा 2 इंक्रीज होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का फीडबैक पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में करंट को इंक्रीज करेगा और इस बेस करंट का बीटा 1 टाइम्स करंट यहाँ कलेक्टर में आ जाएगा और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी कॉमन एमीटर करंट गेन बीटा 1 एक से अधिक होने के कारण यहाँ करंट की एक इंक्रीज्ड अमाउंट आएगी और कलेक्टर करंट और बेस करंट का टोटल एनोड करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि गेट पे सिग्नल देने से एनोड करंट और कैथोड करंट एक रीजनरेटिव एक्शन से इंक्रीज हो गए हैं। अब इंक्रीज्ड कलेक्टर करंट गेट करंट के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बेस पे करंट पहले से ज्यादा आएगा और ये करंट यहाँ कलेक्टर करंट को इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट से कैथोड करंट इंक्रीज होने से अल्फा 2 इंक्रीज होगा और यही करंट यहाँ बेस पे एक रीजनरेटिव फीडबैक से एनोड करंट इंक्रीज करेगा और एनोड और कैथोड के करंट जब इंक्रीज होंगे तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम 1 के आसपास हो जाएगा और अगर ये सम 1 के आसपास हो गया तो भले ही ये लीकेज करंट नेग्लिजिबल स्मॉल है, आपने सफिशिएंट लार्ज जब गेट करंट लगा दिया है तो रीजनरेटिव एक्शन से अल्फा 1 और अल्फा 2 फीडबैक मैकेनिज्म से इंक्रीज होकर 1 के आसपास आ गए हैं और हमारा एनोड सर्किट में करंट गेट करंट से कई हजार गुना ज्यादा हो गया है। इस 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक के कलेक्टर का दूसरे के बेस से कनेक्शन से जो रीजनरेटिव एक्शन या पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट आता है उसे एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने जब सफिशिएंट अमाउंट का गेट करंट यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर अप्लाई किया है
तो ये जो दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर अपने कॉमन एमीटर करंट गेन के हिसाब से बेस करंट से बीटा टाइम्स कलेक्टर करंट बनाएगा। ये एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में करंट बनेगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में दिया गया ये बीटा 2 आईजी करंट इस ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर करंट गेन एम्पलीफिकेशन से यहाँ कलेक्टर करंट आ जाएगा। कलेक्टर करंट इस बेस करंट के साथ जुड़कर एनोड करंट बनेगा और एनोड करंट के वैल्यू का इंक्रीज होने का मतलब है कि अल्फा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है। अब ये कलेक्टर करंट पहले से जारी गेट करंट के साथ जुड़कर यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस करंट को पहले से ज्यादा कर देगा। ये फिर यहाँ बीटा 2 टाइम्स एम्पलीफाइड होकर कलेक्टर के मार्फत पहले ट्रांजिस्टर के बेस में आएगा और एम्पलीफाइड होकर यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में आ जाएगा। और ये रीजनरेटिव एक्शन जब पर्याप्त ग्रो कर जाती है तो हम इस गेट करंट को हटा सकते हैं और ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस रीजनरेशन करके ट्रांजिस्टर को लैच्ड अवस्था में रखेगा और हमारा एनोड करंट एक्सटर्नल सर्किट के पैरामीटर से कंट्रोल होने वाली स्थितियों में आ जाएगा। यही कारण है कि हम थायरिस्टर की ये जो सेल्फ लैचिंग प्रॉपर्टीज है इसका इस्तेमाल करते हुए गेट पर पल्स ट्रिगरिंग को यूज करते हैं, जो गेट सर्किट को बिना ज्यादा हीट किए हुए सेफली रिलायबली और जैसे हमारी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार फेज कंट्रोल सर्किट में ट्रिगर या टर्न ऑन संकेत प्रदान करती है। अगर थायरिस्टर या इन दोनों ट्रांजिस्टर में एनोड और कैथोड का करंट इंक्रीज होता है तो ट्रांजिस्टर के करंट गेन का सम नियरली 1 होकर थायरिस्टर सेल्फ लेस्ड ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में पहुंच जाता है। यही बात हम dV/dt ट्रिगरिंग समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम है कि जब एक थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होता है तो रिवर्स बायस J2 जंक्शन एक डिप्लेशन जोन बनाता है और ये डिप्लेशन जोन में एक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दोनों तरफ डॉप्ड सेमीकंडक्टर के साथ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेती है। जंक्शन कैपेसिटर को अगर मैं CJ कहूं तो कह सकता हूं कि सारी अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के अक्रॉस अगर तेजी से समय के साथ बदलती है तो वो इस J2 जंक्शन के आर पार चार्जिंग या डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर में और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज्ड कलेक्टर करंट से एनोड और कैथोड के एमीटर करंट इंक्रीज होंगे और एमीटर करंट के इंक्रीज होने से अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम इंक्रीज होने लगेगा। तो अगर ये वोल्टेज का टाइम के साथ चेंज 100 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड से भी अधिक हो तो वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट या चार्जिंग करंट बना सकता है कि हमारी एनोड और कैथोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम नियरली 1 हो जाएगा और बिना लीकेज करंट के, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज कम है और गेट पे भी सिग्नल नहीं देने पे भी हमारा थायरिस्टर स्पूरियस अनवांटेडली टर्न ऑन या ट्रिगर हो जाएगा। और इसे अवॉइड करने के लिए आपको जानकारी है कि हम स्नबर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। हम 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से बहुत सहजता से टेम्परेचर ट्रिगरिंग को भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन में J2 जंक्शन रिवर्स बायस अपने अक्रॉस माइनॉरिटी के लीकेज करंट को ब्लॉकिंग मोड में अलाउ करता है और अगर डिवाइस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस N प्रभाग में और इस P प्रभाग में माइनॉरिटी के नंबर बढ़ने से जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है और कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से यहाँ एमीटर करंट एनोड करंट और यहाँ एमीटर करंट कैथोड करंट इंक्रीज होता है और उनके एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होने पे इंटरनल फीडबैक से सेल्फ जनरेशन एक्शन होती है, उससे दोनों ट्रांजिस्टर के करंट गेन का सम नियरली 1 हो जाता है। सर्किट का एनोड करंट लीकेज करंट से हजारों गुना ज्यादा होकर कंडक्शन मोड में सेल्फ लेस्ड हो जाता है। टेम्परेचर ट्रिगरिंग की भांति ही हम लाइट ट्रिगरिंग को समझ सकते हैं। जब यहाँ गेट टर्मिनल के बराबर में जो रेसेस नॉच बनाई हुई है उसमें अगर अपन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट को इरेडिएट करते हैं तो यहाँ जंक्शन J2 के पास P प्रभाग में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। दोनों PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर के J2 जंक्शन के अक्रॉस लीकेज करंट को बढ़ाकर कलेक्टर करंट को बढ़ाते हैं और कलेक्टर करंट का बढ़ना एमीटर करंट का इंक्रीज बनता है और उससे अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम इंक्रीज हो जाता है। और जिस तरह से गेट पे सिग्नल देने से हमारा थायरिस्टर सेल्फ लैच्ड होता है, उसी तरह से लाइट के रेडिएशन से भी ये सेल्फ लैचिंग हो सकती है और हम लाइट ट्रिगरिंग को सेफ, रिलायबल
रिलायबल मानते हैं। और अगर सीरीज में हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे थायरिस्टर अलग अलग गेट सर्किट के पोटेंशियल्स पर काम कर रहे हैं, तो लाइट ट्रिगरिंग का इस्तेमाल सभी थायरिस्टर को एक साथ साइमल्टेनियस टर्न ऑन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट ट्रिगरिंग स्पेशल लाइट एक्टिवेटेड एससीआरस में हाई वोल्टेज डीसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती है। आज की ये खूबसूरत वीडियो एक थायरिस्टर के टर्न ऑन प्रोसेस को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से कंसेप्चुअली क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है। हमारी दूसरी वीडियो में भी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, कंसेप्ट को बिल्ट अप करना एक चैनल का उद्देश्य है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।